व्हाट्सअप गाइस, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तेहरान खाली करो, इजराइल मौत बनकर सर पर नाच रहा है। भाई ये सिचुएशन कहाँ जाएगी कुछ घंटों में पता लग जाएगा, क्योंकि ये सिचुएशन बिल्कुल टेंशन वाला माहौल जिसे कहते हैं ना, एक्सट्रीम, मतलब वॉर ना कहते हुए भी वॉर वाली सिचुएशन हो चुकी है। तो लेट्स सी क्या कुछ डेवलपमेंट्स है और सर क्या कुछ कहना है। मेजर गौरव वाले सर की वीडियो है 1 2 3 गो। नेतन्याहू कहता है कि सारा गेम जो है इसी के जाने के बाद पलटेगा। यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन ईरान इज डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन यू। अब मैं ये कह रहा हूं कि तेहरान छोड़ दो। इसका क्या मतलब है? दिस रेजिम विल सेट फायर टू कश्मीर। किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास न्यूक्लियर हो ना हो। आप हमास को उड़ा दो, आप हिजबुल्लाह को उड़ा दो, बिल्कुल मैं कह रहा हूं जड़ से उखाड़ दो, फिर क्या होगा? नथिंग। ये पाकिस्तान का अप्लाई करता है कि फटे बम और भगे हम। पाकिस्तान ईरान की पीठ पे खंजर उतारेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव वालिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। पिछले 24 घंटे में कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं दोस्तों, जिसने कम से कम ईरान और पाकिस्तान में लोगों का दिल दहला दिया। अब लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि साहब चल क्या रहा है अचानक। इतनी जबरदस्त लड़ाई ऐसे ऐसे चुटकियों में कैसे लग सकती है? इसके रिपरकशंस क्या होंगे? चलिए आज हम आपको बताते हैं कि किसने क्या बोला और उसके रिपरकशंस क्या होने वाले हैं। जरा पर्दे के पीछे की कुछ बातें करें, कुछ हम भविष्यवाणियां करें कि आगे क्या होने वाला है और मेरा एनालिसिस क्या है इस पूरी लड़ाई के बारे में। दोस्तों, इजराइल और ईरान की दुश्मनी ये एक पर्सनल किस्म की दुश्मनी बन गई है और काफी समय से है भी। यहां पे देखिए, नेतन्याहू सेज किलिंग ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी वुड एंड कन्फ्लिक्ट। ये दूसरी बार बोल रहा है 48 घंटे में। ये पहले बोला कि विल टेक हिम आउट, तो ट्रंप ने बोला नहीं, मैंने मना कर दिया था। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रंप को कोट करा, बोला कि नहीं, ट्रंप साहब हैं, उन्होंने मना करा है कि आयतुल्लाह खमेनी को नहीं मारना है। डू नॉट किल हिम। दिस इज व्हाट द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सेड। बट नेतन्याहू कहता है कि सारा गेम जो है इसी के जाने के बाद पलटेगा। ये मैं समझाऊंगा दोस्तों, द इंटेंट एंड कैपेबिलिटी पैराडॉक्स। ये है क्या चक्कर? ये मैं सोच रहा था इसके बारे में 1-2 दिन से कि हो क्या रहा है, ये क्यों बोल रहा है लगातार। व्हाई इज नेतन्याहू रिपीटिंग दिस? ही इज अ स्मार्ट गाय, ही इज एन इंटेलिजेंट मैन। व्हाई वुड ही रिपीट समथिंग? Why would he say it again and again? And today I will explain what Benjamin Netanyahu means by this. मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना? Anyway, Israeli PM says killing Iran supreme leader will end conflict. Says Israel's military actions are conflict ending amid military strikes. Donald Trump earlier vetoed Israeli plan fearing escalation. Israeli PM Netanyahu said killing Iran supreme leader Ayatollah Ali Khamenei would end the conflict between the two countries. देखिए ना, ये क्यों कह रहा है बार बार? अब मैं आपको बताता हूं इंटेंट एंड कैपेबिलिटी पैराडॉक्स है क्या। अच्छा, इधर हम लिखते हैं इंटेंट, इधर हम लिखते हैं ठीक है भाई, ये इंटेंट हो गया, कैपेबिलिटी हो गया। कोई भी काम करने के लिए, ये मैं पहले भी अपना ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, कोई भी काम करने के लिए आपकी एक तो नियत होनी चाहिए और दूसरी चीज आप में वो काबिलियत होनी चाहिए। काबिलियत, क्षमता। एक तो नियत है कि हाँ मैं ये काम करना चाहता हूं, आई एम मोटिवेटेड, और दूसरी चीज वो काम करने की आपकी काबिलियत होनी चाहिए। आज की तारीख में जब अमेरिकन कहते हैं, मैं काफी अमेरिकन कमेंटेटर्स को देख रहा हूं जो कहते हैं कि नहीं यार, नेतन्याहू जो है वो हमें इस लड़ाई के अंदर घसीटना चाहता है, दिस इज नॉट अमेरिकाज वॉर। सम अमेरिकन commentators, some US commentators say this is not our war. I just want to tell you that even if you are not interested in Iran, Iran is interested in you. ये बात क्लियर हो जानी चाहिए अमेरिकन्स को। You may not be interested in Iran. Iran is definitely interested in you. ईरान क्या कहता है मैं आपको बताता हूं, और ये खुमैनी के वर्ड्स हैं। This man, जिनकी फोटोग्राफ लगी है, उनके वर्ड्स हैं। ये इजराइल को कहता है लिटिल सेटन और यूएस को कहता है ग्रेट सेटन। इजराइल को कहता है छोटा शैतान और यूएस को कहता है बड़ा शैतान।
ये इनकी थियरीज हैं, ये ईरानियंस मानते हैं, ईरानियन रेजिम मानती है। दे आर कमिंग आफ्टर यू। मैं अमेरिकन को कहना चाहता हूं, दे आर कमिंग आफ्टर यू, इट इज जस्ट दैट दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी। इंटेंट है, कैपेबिलिटी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं इंटेंट और कैपेबिलिटी में बेंजामिन नेतन्याहू क्या कर रहा है। ये जो आदमी है, द इजरायली प्राइम मिनिस्टर, ये कर क्या रहा है? By trying to end the Iranian nuclear and ballistic missile program, what he wants to do is take away capability. And by trying to end Iran's supreme leader, he wants to end intent. Intent तो ह्यूमन का ही होगा, मशीन का तो कैपेबिलिटी होती है, मशीन का इंटेंट नहीं होता दोस्तों। मशीन के अंदर वो इंटेंट नहीं है कि अच्छा है कि बुरा है, वो तो इंसान का होता है। नेतन्याहू का मानना है कि बाय एंडिंग द सुप्रीम लीडर, बाय किलिंग द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, खमेनेई, ये इंटेंट को खत्म कर देगा कि इजराइल को मार देंगे, यहूदियों को मार देंगे, इजराइल विल सीज टू एग्जिस्ट। ऑल द नॉनसेंस दैट द इरानियंस कीप ऑन स्पीकिंग, ही फील्स दैट दिस विल एंड when you end the intent, and intent is by eliminating the supreme leader of Iran, and capability is when you end their nuclear program and their ballistic missile program. ये सिंपल सी बात है, इंटेंट एंड कैपेबिलिटी पैराडॉक्स ये है, राइट? और दोनों जरूरी हैं। अगर आपने इंटेंट खत्म कर दिया और कैपेबिलिटी है, तो व्हेन देयर इज कैपेबिलिटी, इंटेंट कैन चेंज ओवरनाइट। इस चीज का आप ध्यान रखना। आप में इंटेंट नहीं है इजराइल को, यूएस को नुकसान पहुंचाने का, लेकिन आपके पास कैपेबिलिटी है। वो जो कैपेबिलिटी है ना आपके पास, वो इतनी खतरनाक है कि वो खुजली करती रहेगी, इंटेंट अपने आप बना देगी। और अगर आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है और अगर आपके पास इंटेंट बड़ा जबरदस्त है, तो वो इंटेंट ऐसा है कि रात भर आपको सोने नहीं देगी जब तक आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं होती। ईरान के साथ यही चीज हो रही है। बोथ मस्ट बी एलिमिनेटेड, राइट? ये सब लोग पता है क्या कह रहे हैं, ये इवन डोनाल्ड ट्रंप, मैं अगली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है। ये सब लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ जो ईरान की कैपेबिलिटी है इसको खत्म कर दो तो सब ठीक हो जाएगा। यू नो, ईरान की जो कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की, उसको खत्म कर दो, एवरीथिंग विल बी ओके। नो, एवरीथिंग विल नॉट बी ओके। दैट इज जस्ट हाफ द प्रॉब्लम। द अदर हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज इंटेंट। यू हैव टू फिनिश बोथ इंटेंट एंड कैपेबिलिटी, देन दिस प्रॉब्लम विल फिनिश। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा बयान आया है दोस्तों। हिंदुस्तान टाइम्स इसको कवर कर रहा है, बाकी सब अखबारों ने भी करा है, हमने हिंदुस्तान टाइम्स से लिया है। Trump finally explains evacuate Tehran post, multiple explosions heard in Iran capital amid Israel tensions. दोस्तों, ईरान में बड़ी अफरा तफरी है, खासतौर से तेहरान में बैलिस्टिक मिसाइल्स गिर रही हैं, वहां पे ड्रोन से अटैक हो रहा है, लोग भाग रहे हैं, लोगों में एक दहशत है, लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान है, ईरान शुड हैव साइंड द डील आई टोल्ड देम टू साइन, व्हाट अ शेम एंड इट वाज वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। सिंपली स्टेटेड, ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। I said it over and over again, everyone should immediately evacuate Tehran. कुछ बड़ा प्लान कर, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरफ से एक बात बोल रहा है कि यार देखो, मैंने बोला था कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकते, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं ये कह रहा हूं कि तेहरान छोड़ दो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और मैं ये नहीं चाहता कि आम मासूम लोग मारे जाएं, इनोसेंट्स का लॉस ऑफ लाइफ हो, इसलिए तुम लोग तेहरान छोड़ दो, क्योंकि ये लोग तेहरान का मलबा बनाने वाले हैं। इतना मुझे समझ में आया है कि ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहता हूं। देखिए, जो पुरानी स्लाइड थी ना इंटेंट और कैपेबिलिटी की, यहां पे मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप यही गलती कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि ये खमेनेई वाली जो रेजिम है ये रहे, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ट्रंप सोच रहा है कि भाई ये खमेनेई की रेजिम रहे, लेकिन न्यूक्लियर वेपन खत्म। सोच है ना वो सोच। उससे क्या होगा भाई? उससे क्या होगा? इजराइल के ऊपर फिर हमले होंगे। आज की तारीख में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है ईरान के पास, लेकिन फिर भी वो हमास और हिजबुल्ला को फंड कर रहा है, फिर भी हूथियों को फंड कर रहा है, फिर भी मोर देन अ डजन टेरर आउटफिट्स अक्रॉस द मिडल ईस्ट आर फंडेड बाय ईरान। जस्ट इमेजिन एन ईरान व्हिच हैज न्यूक्लियर वेपन्स and the ballistic missiles which are the means to carry those nuclear weapons for 2000, 2500, 3000 kilometers maybe. Can you imagine an Iran then? मैं बता रहा हूं, कश्मीर में आग लगाएंगे ये। चाबार अपनी जगह है, $3 अरब की जो इन्वेस्टमेंट है भारत की अपनी जगह, ठीक है। दिस रेजिम विल सेट फायर टू कश्मीर। आप मानो मेरी बात,
क्योंकि क्या होता है कि एक बार आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं और आप एक इर्रेस्पॉन्सिबल रेजिम होते हो, फिर आपको लगता है कि हाँ अब मैं एडवेंचर कर सकता हूं। पाकिस्तान के भी तो ये ख्यालात थे। ऑपरेशन सिंदूर ने सबसे बड़ा जो पाकिस्तान को झटका दिया है वो ये दिया है कि भाई ये न्यूक्लियर की बकवास बंद करो, नोबडी इज इंप्रेस्ड, नोबडी इज इंप्रेस्ड, किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास न्यूक्लियर हो ना हो। ये बकवास बंद करवा दी इंडिया ने दोस्तों, यही इशू यहां पे भी है। और सबसे बड़ी गलती डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहा है कि यू कांट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। देखो देयर आर 2 थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कांट हैव न्यूक्लियर वेपन्स, नंबर 2 यू कांट हैव बैलिस्टिक मिसाइल्स, एंड नंबर 3 यू कैन नॉट हैव द खमेनी रेजिम। ऑल 3 हैव टू गो इफ देयर इज टू बी पीस इन द मिडिल ईस्ट। ऑल 3 हैव टू गो। तीनों के तीनों को आपको गायब करना पड़ेगा, रेजिम चेंज आपको करना पड़ेगा जब तक, क्योंकि देखिए आपने आज बंद करवा दिया, ठीक है, आज आपने बोला कि ठीक है बंद कराओ बंद कराओ, वो चुपचाप फिर शुरू कर देंगे 4-5 साल के बाद। ये पहली बार हो रहा है ईरान में ऐसा। आपको पता है व्हेन द यूएस इन्वेडेड इराक, जब सद्दाम हुसैन को निपटा दिया था, राइट, तब भी ईरान का यही प्रोग्राम था कि 2004 तक हमारे पास 10-15 वॉरहेड्स हो जाएं। वो तो यूएस इन्वेजन था इराक का सद्दाम हुसैन को निपटाने के लिए कि वो चुपचाप उन्होंने कुछ समय पीछे कर दिया। ये ईरान न्यूक्लियर वेपन्स के पीछे 1980 के बाद पड़ा है दोस्तों। 1979 में वहां पे इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई ईरान में, जब खुमैनी आया, पहले वाला जो था खुमैनी, ये तो खमेनेई है, खुमैनी आया, राइट, शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटा दिया इन लोगों ने। 1980 से लेकर 1988 तक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 1980 से 88 तक ईरान इराक की लड़ाई हुई थी। उस ईरान इराक की लड़ाई में ईरान के न्यूक्लियर वेपन प्लेटफॉर्म्स को जो बना रहे थे, नॉट एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म्स बट उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें काफी डैमेज आया। उसके बाद इन्होंने दोबारा शुरू कराई है। दे हैव स्टार्टेड दिस ऑल ओवर अगेन। ये डूल टेक्नोलॉजी का दुनिया को ये दिखाना कि ये तो बिजली बनाने के लिए, लेकिन बन कुछ और रहा है। ये ड्रामा बहुत पुराना है भाई, अब इस झांसे में आने का वक्त नहीं है। अब दोस्तों एक बात बताऊं, लोग इसको बड़ा कंट्रोवर्शियल मानेंगे कि मेजर साहब आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर में आग लगाएंगे, ऐसा तो ये तो भारत के साथ बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। हमास आया था कि नहीं आया था पीओके में? आप बताइए, हमास पीओके में आया था कि नहीं आया था? और हमास की फंडिंग कौन करता है? हमास की फंडिंग खुलेआम ईरान करता है और ईरान बड़ी फक्र से कहता है कि हम हमास की फंडिंग करते हैं, हिजबुल्लाह की फंडिंग करते हैं। यहां पे हमास बैठ के पाकिस्तानियों के साथ प्लान बना रहा है कि भारत के अंदर हमला कैसे करें, और वही चीज धर्म पूछ की गोली मारना, यही काम हमास ने करा था इजराइल के अंदर 7 अक्टूबर में। जितने भी ज्यूस थे उनको मारा। यही काम पाकिस्तानी आतंकवादियों ने करा है पहलगाम के अंदर। आपको क्या लगता है हमास आ गया पीओके के अंदर, ईरान को पता नहीं था? बिना ईरान के आशीर्वाद के आ गया? आज की तारीख में ईरान जो आपसे मीठी मीठी बातें करता है ना कि चाबहार में इतनी इन्वेस्टमेंट है, ये है वो है, हम ये करेंगे, आगे चल के ये करेंगे, बिकॉज ईरान इज टुडे इन अ स्लाइटली वीकर पोजिशन मिलिटरीली। जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, मान के चलो मेरी बात, ये पूरे इलाके में आग लगाएंगे। दे विल डू इट बिकॉज दैट इज देयर ट्रैक रिकॉर्ड। बहुत सही तरीके से जो सर ने जो 7-8 मिनट लेके जो इंटेंट और कैपेबिलिटी पर समझाया ना, यही चीज़ मैं कह रहा हूँ। मैं बट टाइम अगेन इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी जब तक वो चेंज सरकार चेंज नहीं होगी ना, जब तक इनके सत्ता नहीं जाएगी इसकी, तब तक नहीं, क्योंकि वो सोच बैठी हुई है वहाँ पर। नहीं तो इजराइल और ये बहुत अच्छे दोस्ती में थे, कोई सिचुएशन में कोई इशू नहीं था तो इनके। सत्ता जाएगी तो वो तो तब भी जो करना है वो तो कर ही सकता है। उनकी सोच निपटानी पड़ेगी। नहीं, डिक्टेटरशिप है ना, अब डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटरशिप चलती आ रही है वो तब से। और इनकी सोच ये चल रही है कि आज इजराइल के पीछे पड़े, अमेरिका के पीछे भी पड़े। क्यों? खुन्नस खाया हुआ इंसान हर चीज़ याद रखता है कि उस पर सैंक्शन भी लगे थे, हर चीज़ भी हुई थी। लेकिन ये नहीं सोच रही है कि सैंक्शंस क्यों लगे थे, दिक्कतें क्यों आई थी। नहीं तो यही देश है जिनकी दोस्ती भी थी इनकी। फर्क ये पड़ जाता है जब आपकी सोच आ जाती है ना, जब आप इंसान को सिर्फ धर्म से ही जज करने लग जाते हैं ना, डेवलपमेंट की जगह डिस्ट्रक्शन पे ही आप पूरा इंसान फोकस को है। इंसानियत से नहीं, जब इंसान को उसकी तकलीफ से नहीं समझ रहे हो, जब आप बस ये देखते हो कि गाजा और उनकी लड़ाई हो रही है, बस वो हमारे धर्म का है ना, तो बस हम उसका साथ दे रहे हैं। सही गलत भी समझो, आपका मैटर है नहीं है वो भी समझो। कहाँ इंडिया है? इंडिया रशिया यूक्रेन के बारे में घुस रहा है जबरदस्ती कि मैं तो यूक्रेन की तरफ से लड़ूंगा, रशिया नहीं ना। ये एक समझदारी वाली बात होती है। दूसरी बात आ जाती है यूक्रेन, वो अभी जो इजराइल और ईरान कर रहे हैं, इंडिया फिर भी पीस पर फोकस कर रहा है। आप मत वो चीज़ करो कि आप ये लेके बैठे। इनका ड्रामा हुआ क्यों है? इजराइल का इनसे कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, लेकिन इनकी सोच, इनकी फंडिंग और इनकी मोसाद जो है ना, वो हर चीज़ बारीकी से पता लगा लेती है कि कौन सा देश किस तरीके से काम कर रहा है और क्या उनकी प्लानिंग चल रही है फ्यूचर को लेकर, किस तरीके से वो कर सकते हैं। उनको खतरा दिखा, उनको पता लग गया भाई ये तो
बिल्कुल ही पास पहुंच चुके प्रोग्राम के और निपटा सकते हैं, तो फिर उन्होंने ऑल आउट चीज़ करी है। सर्वाइवल, ये दे आर फोकसिंग ऑन द सर्वाइवल, ये फोकस कर रहे हैं कि हमारे फ्यूचर में जाके ये गड़बड़ ना कर दे, उसके ऊपर लड़ाई है इनकी लड़ाई क्या है, फ्यूचर तैयार कर रहे हैं अपना कि फ्यूचर में हम दबंग हो गए, हम निपटा देंगे, ये निपटाना चाहते हैं, वो अपने आप को बचा रहे हैं। बचाने चक्कर में निपटाया भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जाएगा, और जब तक ये नहीं जाएगा तब तक मुश्किल है, जब तक इसकी सरकार नहीं जाएगी, जब तक तख्ता पलट नहीं होगा वहाँ पर, तब तक नहीं। क्योंकि लीडरशिप जब आप देखते हो, जब आप बयान देखते हो ना, तो आपको पता रहता है हमारी इन्वेस्टमेंट है, इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स है वहाँ पर, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट्स के भरोसे बैठकर आप ये नहीं देख सकते ना कि जो बहुत सही तरीके से टैली करा है हमास का, दिखाई थी ना फोटोज आई थी वहाँ पर जब कश्मीर पीओके में, मतलब पीओके में जब वो फोटोज आई थी उनकी, भैया तो समझो ना हमास कौन है, हमास को पैसा कहाँ से मिलता है, तो मतलब कि आपका भाई, आपकी किसी से रिलेशन ठीक है, लेकिन वो वो जो काम कर रहा है वो आपको अफेक्ट कर रहा है, तो फिर क्यों उतरते हो मैदान में, बॉयकॉट। वो पिक्चर में तो हीरो बस एक्टिंग करके चला गया ना, आप तो वो तो कैरेक्टर, आप तो उस कैरेक्टर को देखने जाओ ना जिसका कैरेक्टर वो प्ले कर रहा है, हीरो से क्या मतलब फिर आपको, ये समझो ना। या फिर कई लोग कह देते हैं कि अनुपम खेर की पिक्चर देखें, कश्मीर फाइल में उसने वो कर दिया तो हमें फीलिंग वो आ गई, क्योंकि आप अपने हिसाब से जज करते हो ना, तो जज करो ना फिर कि ईरान जो कर रहा है, फंडिंग जिनको कर रहा है, क्या वाकई में वो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है खतरे में। बहुत फर्क होता है, सोचिएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।